तो जैसे कि आप जानते हो, कोई भी मसल जो रहता है वो किससे बना हुआ रहता है? मेड ऑफ मसल फाइबर्स। बंडल। मसल बंडल को हम क्या बोलते हैं? फेसिकल। ठीक है। मसल बंडल जो रहता है वो किससे बना रहता है? मेड बाय मैनी मसल, बोलो, फाइबर्स और सेल्स, है ना? मसल फाइबर और सेल्स। तो हम लोगों ने देखा है कि सेल के अंदर, सॉरी, मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होते हैं, और मसल बंडल जो रहता है वो खुद ही बहुत सारे मसल फाइबर्स के द्वारा बना रहता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में समझाया। ठीक है। तो जो मसल फाइबर होता है या मसल सेल होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सेल है तो सेल मेम्ब्रेन होगा, है ना? एंड साइटोप्लाज्म होगा। याद आ रहा है आप लोगों को? यस। साइटोप्लाज्म में फिर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेले मिलेंगे। ठीक। साथ में आपको कुछ स्पेशल टाइप के सेल ऑर्गेनेले मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स में हम लोगों ने देखा था एक्टिन एंड मायोसिन। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। एक्टिन एंड मायोसिन। तो अगर हम बात करें मसल की, तो मसल में हमारे पास जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, है ना, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, है ना, कुछ मसल प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर हम बात करें मसल प्रोटीन्स की, तो ये मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? दे आर मसल प्रोटीन, दे आर मसल प्रोटीन। चलो, तो ये तो मैंने एक मेजर मसल प्रोटीन की बात की है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मसल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो मायोफाइब्रिल्स है ये कैसे सिचुएटेड है, तो अगर मैं बात करूं कोई एक मसल फाइबर का, तो ये एक मसल फाइबर या एक मसल सेल है, ऐसा एक मसल फाइबर और मसल सेल है। तो इसमें आपको बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स दिखेंगे। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, सिंसिटियल होता है। ठीक है, तो मैं न्यूक्लियस का डिस्कशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलली अरेंज्ड बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और हर एक जो पैरेलली अरेंज होता है उसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा आपको कुछ पैटर्न्स देखने को मिलेगा। तो लाइट डार्क ऐसा आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं। दिख रहा है? समझ आ रहा है बात आप लोगों को? क्लियर है ना? यस। ये सब मसल सेल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? तो मसल सेल में अगर हम देखें तो ऐसा लाइट डार्क ऐसा आपको कुछ बेंडिंग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेंडिंग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो बेंड्स हैं, लाइट एंड डार्क बेंड्स हैं, है ना, लाइट एंड डार्क बेंड्स हैं। दे आर मेड ऑफ दे आर मेड ऑफ मेड ऑफ मायोफाइब्रिल्स। समझ आया इतना? दे आर मेड ऑफ मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। तो ये जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं यही मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, है ना? तो भाई मसल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब मसल का सेल या फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल का बंडल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे मतलब बहुत सारे जो मेड ऑफ मैनी लिखना चाहिए यहाँ पर, मेड ऑफ मैनी मसल बंडल। तो जैसे बहुत सारे मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बहुत सारे मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, बहुत सारे मसल बंडल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो भाई जो मसल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? तो इन्हीं मायोफाइब्रिल्स की मदद से ये मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो ये जो मायोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट कैसा है इसको हम लोग अभी देखें।
ठीक है, चलो। तो अगर मैं एक लाइट एंड डार्क पैटर्न को यहाँ पर ऐसा निकाल के दिखाऊं तो हमको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक और मसल प्रोटीन है। ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा। ठीक है, चलिए। तो इसको अपन समझते हैं। तो इधर क्या होगा बेटा और इधर क्या होगा? तो इधर भी हमारा वैसे ही, जैसे ये ऐसा डार्क मसल प्रोटीन होगा, थिक, एक्चुअल में थिक होता है, ऐसा कोई डार्क वगैरह नहीं होता है, थिक होता है ऐसा। ठीक है, तो आप लोगों को एक मोटा मोटी समझ आ गया होगा कि ये क्या है। लेकिन अपन देखते हैं कि ये सारा जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ये क्या है। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा थिक है, आपको जो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, दैट इज मायोसिन। मायोसिन, ठीक है। और ये जो थिन स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? एक्टिन। ये क्या है? एक्टिन। ठीक है, तो एक्टिन जो रहता है ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है ना। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी एक मायोसिन होगा ऐसा, यहाँ पर भी एक मायोसिन होगा। तो बेटा ध्यान रखना कि मायोसिन जो है ये है, लेकिन एक्टिन ये पूरा है कि आधा है? बताओ, ये वाला एक्टिन इस लाइन से इधर आधा है या पूरा है? इसको समझना जरूरी है। आधा है। ये आधा है, आधा इधर है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक एक एक्टिन है, लेकिन एक्टिन को एक पतला सा मेम्ब्रेनस फाइब्रस लाइन से, कोई लाइन नहीं होता है, एक फाइब्रेनस मेम्ब्रेन होता है जो कि होल्ड करके रखा है। तो ये जो फाइब्रस मेम्ब्रेन, जो एक मेम्ब्रेनस फाइबर है, एक मेम्ब्रेनस फाइबर है दैट इज मेड ऑफ प्रोटीन, है ना। इसके आजू बाजू में ही प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन अटैच रहता है। एक्टिन भी एक प्रोटीन है, ठीक है। तो एक्टिन इसके आजू बाजू अटैच है, मतलब बोल सकते हैं कि एक्टिन को ऐसा बीच से पकड़ के रखा है। ये एक्टिन है जिसको ऐसा बीच से पकड़ के रखा है। तो ये जो लाइन होती है, ये जो फाइब्रस लाइन होती है, एक मेम्ब्रेनस, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? जेड लाइन। ठीक है, जेड लाइन। तो हम लोगों ने क्या देखा भैया? ये एक्टिन है, यहां से यहां तक पूरा मायोसिन है, ये डार्क है। तो अगर आप देखोगे बीच में ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है आप लोगों को, बीच में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, तो ये जो ब्लैक होता है एक्चुअल में ये मायोसिन प्रोटीन होता है, जो कि बहुत ही थिक होता है, काफी मोटा होता है। तो मोटा होने के कारण वो थोड़ा सा ब्लैकिश दिखता है वहां पर, ठीक है ना। तो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है दैट इज थिक मायोसिन प्रोटीन है, और पतले पतले से थिन एक्टिन प्रोटीन है। यहां तक समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। क्लियर हो रहा है ये, है ना। तो जैसे मैंने बताया है कि मायोफाइब्रिल्स इज मेड ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, इसके अलावा भी कुछ रेगुलेटिंग प्रोटीन होते हैं। दे आर मेनली कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, ये कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करते हैं, इससे कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। इसके अलावा भी और भी प्रोटीन होते हैं जिसको मैं आगे बताऊंगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के साथ। चलो, तो ये जो डार्क एंड लाइट बैंड्स है इसका मैं डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ। तो अब मेनली जो एग्जाम में आता है वो क्या है कि कौन सी जगह को क्या बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो आपको कुछ दिखेगा यहां से लेकर के यहां तक जो है, यहां पर क्या चीज है, एक्टिन है कि मायोसिन? एक्टिन। बोलो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक में क्या है, एक्टिन है कि मायोसिन है? एक्टिन। सिर्फ और सिर्फ एक्टिन। ठीक है, तो ये रीजन में ओनली एक्टिन है, ओनली एक्टिन है ना? तो मैं इसको इधर का ना लेकर के मैं सिर्फ इतने का डिस्कशन करूंगा। आज मैं जो डिस्कस करूंगा वो अभी मैं सिर्फ इतने का, ठीक है, ये सिर्फ इतने का ही हम डिस्कस करें। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ओनली एंड ओनली एक्टिन। तो जहां सिर्फ और सिर्फ एक्टिन होता है उस रीजन को हम बोलते हैं आई बैंड, आई बैंड और लाइट बैंड। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे, फिर अगर आप देखोगे कि भैया यहां से यहां तक तो लाइट बैंड है, आई बैंड है। फिर ये जो मायोसिन वाला एरिया है, ये जो मायोसिन वाला एरिया है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, बोलो। मायोसिन एंड यहाँ एक्टिन। पर मायोसिन, मायोसिन है प्लस एक्टिन भी है। देखो ये एक्टिन भी घुसा हुआ है इस रीजन में, एक्टिन भी है, एक्टिन का कुछ पार्ट है, एंड मायोसिन भी है, मायोसिन प्लस एक्टिन। ठीक है, तो ये रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बैंड, ए बैंड और डार्क बैंड। क्लियर हो रहा है ये? देखो बेटा मैं जो लिखा हूं ना इसको वैसे ही लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आई बैंड में क्या होता है, लाइट बैंड में क्या होता है, ठीक है, डार्क बैंड में क्या होता है। मेनली मायोसिन होता है, कुछ पार्ट ऑफ, थोड़ा सा पार्ट एक्टिन का भी होता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? ए बैंड को डार्क बैंड क्या बोलते हैं, क्या होता है, मेनली क्या रहता है उसमें, ए बैंड में मेनली क्या रहता है भैया, क्यों डार्क है वो, बिकॉज ऑफ मायोसिन। मायोसिन। ठीक है, क्यों डार्क रहता है, बिकॉज ऑफ मायोसिन। चलो, अब इसके अलावा और भी कुछ जगहें होती हैं जिसको हमको जानना जरूरी है। लेकिन अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे भी जगह है जहां सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन नहीं? तो हाँ, देखो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है दिख रहा है आप लोगों को? अगर आप देख सकते हो तो ये जो रीजन है बेटा, यहां से लेकर के यहां तक, दैट इज यहां से लेकर के यहां तक, इस रीजन में क्या प्रेजेंट है, एक्टिन मायोसिन या दोनों? ये जो रीजन है मायोसिन। यहाँ क्या प्रेजेंट है, सिर्फ मायोसिन। ठीक है, तो ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन अगर है तो उस हिस्से को हम बोलते हैं एच जोन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है तो उस रीजन को हम बोलते हैं एच जोन। तो ये डायरेक्टली मैं इसको इसलिए इतना स्लो बना रहा हूं ताकि एक एक जोन को, एक एक लाइन को, एक एक एरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकें, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं 100% श्योर। मसल में से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक यहाँ से आता है और एक कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन का जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है वहां से आता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ तक समझ आ रहा है बात आप लोगों को? यस सर। आसान है? ठीक है, तो अगर भाई आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन अ मसल, है ना, इन अ बेंडिंग पैटर्न ऑफ मसल, तो अच्छा आपसे पूछेगा क्या कि भैया मसल कॉन्ट्रेक्शन का यूनिट क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां से लेकर के यहां तक मैंने बताया है कि अभी मैं जो डिस्कस करूंगा यहां से यहां तक का है ना? तो यहां से यहां, तो यहां से लेकर के यहां तक
जो होता है रीजन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिटवीन टू जेड लाइन, ये क्या है भैया, जेड लाइन है, ये क्या है, जेड लाइन है, कट गया है ना, ये क्या है, ये जेड लाइन है, ठीक है, जेड लाइन, नहीं लिखना है, जेड लाइन है, ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, ये भी आता है एग्जाम में, इट इज सार्कोमियर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोमियर, क्लियर हो रहा है, सार्कोमियर, एंड सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सार्कोमियर है, सार्कोमियर इज द यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन जो रहता है इस जगह से पहचाना जाता है कि यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, आगे देखेंगे तो समझ, यहाँ तक समझ आया सार्कोमियर क्या है। यस सर। Yes, तो आपसे क्या क्या पूछेगा, आपसे क्या क्या पूछेगा कि सार्कोमियर क्या है, अगर आपको बोलेगा कि बताओ कि सार्कोमियर क्या चीज है, तो आप कैसे बताओगे, area between the two Z lines. एरिया बिटवीन द टू जेड लाइन, ठीक है, ऐसा एरिया बताओ जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, ए बैंड मिलेगा या मायोसिन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिलेगा, ओनली मायोसिन, कहाँ, उस एरिया को क्या बोलेंगे, H zone. एच जोन, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन मिलेगा, एक्टिन क्या बोलेंगे उसको, I band. I आई बैंड, ऐसा एरिया जहां पर पूरा का पूरा मायोसिन रहेगा, ओनली पूरा का पूरा मायोसिन, मायोसिन बस बोलेगा तो बात खत्म है ना, मायोसिन प्रेजेंट रहेगा, क्या बोलेंगे उसको, H zone. पूरा मायोसिन, पूरा मायोसिन बेटा, ओनली मायोसिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा मायोसिन, पूरा मायोसिन, होल मायोसिन, ऐसा एरिया जहां पर पूरा मायोसिन रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए बैंड, ठीक है, और डार्क बैंड, तो पूरा मायोसिन साथ में एक्टिन भी होगा, ठीक है, समझ आ रहा है बात, या आपसे पूछेगा कि ए बैंड क्या होता है, जहां पर पूरा मायोसिन है कुछ एक्टिन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो आई बैंड क्या होता है, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं, आई बैंड में सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रोटीन रहेगा, ठीक है, और एक एक्टिन जो होता है उसका आधा हिस्सा ही एक सार्कोमियर में, और दूसरे एक्टिन का आधा हिस्सा सार्कोमियर में, एक सार्कोमियर में कितने एक्टिन कितने मायोसिन पाए जाते हैं, एक एक्टिन एक एक्टिन एक मायोसिन, लेकिन हम इसको और कैसे बोल सकते हैं, एक मायोसिन दो हाफ एक्टिन, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, दो हाफ आई बैंड, या एक एक ए बैंड होगा और दो हाफ आई बैंड, क्योंकि आधा आई बैंड इधर है आधा आई बैंड इधर है एक्टिन का, है ना, तो दो हाफ आई बैंड एक पूरा ए बैंड, क्लियर है, आसान है, समझ आ रहा है, अच्छे से देख लो ये डायग्राम, नहीं समझ आया तो पूछो, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन जब पढ़ाऊंगा ना तो कौन सा एरिया कहाँ गया कहाँ गायब हो गया, ये सब चीज जो रहता है आपको आना चाहिए। एच जोन क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे, बिटवीन टू एक्टिन या टू आई बैंड, दो एक्टिन के बीच का जो एरिया है जहां पर एक्टिन नहीं होता, जहां सिर्फ मायोसिन होता है, आप ऐसा बोल सकते हो, या तो सिर्फ मायोसिन पाया जाता है या तो दो एक्टिन के बीच का एरिया, क्योंकि यहां से यहां तक पूरा एक्टिन है, यहां से यहां तक पूरा एक्टिन है, तो दो एक्टिन के बीच का एरिया इस एच जोन, जहां मायोसिन बस रहता है, एक्टिन नहीं होता, क्योंकि दो एक्टिन के बीच का है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, समझ आया बात कि नहीं। yes sir. अब यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वैसे हवा में लटका हुआ दिख रहा है, Tin. मायोसिन। एक्टिन
बेटा एक्टिन तो जुड़ा हुआ है जेड लाइन से, जेड लाइन ही तो उसको अटैच करके रखे। मायोसिन अभी अटका हुआ है ऐसे हवा में, है ना, तो मायोसिन को बीचों बीच जोड़ा जाता है। ये जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम लाइन, है ना। एम लाइन भी जेड लाइन के जैसा ही क्या है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, ठीक है। एम लाइन भी जेड लाइन के जैसे एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है। तो जेड लाइन एक्टिन को अटैच करके रखता है ऐसा, और एम लाइन मायोसिन को ऐसे अटैच करके रखता है, तो ऑब्वियसली बीच से पास होता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा इतना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो। कुछ डाउट है किसी को? हटा दें? बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है Yes, ये, sir. सबको आपको आना चाहिए ना, एग्जाम में ये सब बहुत आता है। चलिए हटा रहा हूं मैं। चलो अब अपन क्या देखेंगे बेटा कि मसल में जो प्रोटीन्स होते हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या क्या नाम है, उसका स्ट्रक्चर भी अपन देखेंगे कि क्या क्या होता है। आप लोगों ने एक्टिन और मायोसिन तो देख लिया है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ मसल्स प्रोटीन होते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करने के अलावा भी कुछ अदर मसल प्रोटीन होते हैं जो कि ऐसा मसल प्रोटीन के रूप में, मतलब मसल सेल में ऐसा प्रोटीन के रूप में रहते हैं। तो अगर हम देखें मसल प्रोटीन जो हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो एक होता है फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन, एक होता है रेगुलेटिंग प्रोटीन, और एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात करें तो जो हमारा जेड लाइन होता है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे मैंने बताया आपको ये सब प्रोटीन से ही बनता है। तो जेड लाइन जो रहता है वो स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब सार्कोमियर इसी से डिफाइन होता है ना। तो जेड लाइन इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब इसके अलावा फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए फोर्स जनरेट करता है, हमको मालूम है एक्टिन एंड मायोसिन होता है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। रेगुलेटिंग प्रोटीन भी दो टाइप का होता है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, समझ आ गया इतना? अपन एक डायग्राम देखते हैं कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन एक्टिन मायोसिन ये सब जो रहता है ये कैसे काम करता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो अगर हम एक्टिन की बात करें तो एक्टिन जो है ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, इट इज अ चेन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, चेन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखेंगे कैसे, ये दिख रहा है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ये एक प्रोटीन का ये गोल गोल दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन ऐसा, ठीक। तो हर एक ग्लोबुलर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं। समझ आया बेटा? हर एक ग्लोबुलर प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, जी एक्टिन बोलते हैं, जी फॉर ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है।
तो जी एक्टिन मतलब एक एक ग्लोबुलर प्रोटीन मिलकर के पूरा एक्टिन प्रोटीन बनाता है। तो एक्टिन प्रोटीन इज अ चेन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। क्लियर हो रहा है इतना? ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्टिन। तो ये पतला सा जो हम लोगों को दिखा था वो है। अगर हम मायोसिन की बात करें तो मायोसिन जो है ये भी डबल प्रोटीनस चेन है, जिसमें दो स्ट्रक्चर होता है। एक टेल होता है, एक टेल होता है जो कि इंटरमिंग्ड होता है एक दूसरे से, ऐसा ऐसा। ठीक है, डबल टेल होगा। ठीक है, और इसके आगे इसमें ऐसे हेड होते हैं। देख रहे हैं? समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये जो इसका जो हेड है, ये क्या चीज है? ये हेड है, हेड ऑफ मायोसिन, ये टेल ऑफ मायोसिन। तो हेड में कुछ साइड्स होते हैं, ऐसे हेड में कुछ साइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्लैक कलर का मैंने बना दिया। तो ये क्या हो गया? एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा बेटा? मायोसिन बाइंडिंग साइट, सॉरी एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो यहां पर क्या अटैच होगा? एटीपी अटैच होगा, एटीपी अटैच होगा, यहां पर एटीपी अटैच होगा, है ना। और एटीपी को तोड़ने के लिए एटीपीएस एंजाइम चाहिए होता है। एटीपी को ब्रेक करने के लिए एटीपीएस एंजाइम चाहिए होता है। तो एटीपीएस एंजाइम, इसके हेड का ये जो साइट होता है एटीपी बाइंडिंग साइट, यहाँ पर एटीपीएस एंजाइम होता है जो कि एटीपी को ब्रेक करेगा। एटीपी को ब्रेक करने से क्या फायदा होगा? बोलो। अरे बोलो भाई। एटीपी को ब्रेक करने से क्या फायदा होगा? एटीपी जब टूटता है तो क्या होता है? Energy release. एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी क्यों चाहिए मसल को? मसल एटीपी को क्यों Binding. तोड़ रहा है? मसल एटीपी को क्यों तोड़ रहा है? Muscle contraction के लिए. भैया मसल कॉन्ट्रैक्शन आप चल कैसे पाओगे? जब बॉडी में एनर्जी रहेगा तभी तो चलोगे, और अगर बॉडी में एनर्जी नहीं है तो चल ही नहीं पाएंगे हम। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी हम चल पाते हैं। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. क्यों नहीं समझ आ रहा? All right. चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर दो चीजें देख ली। एक एक्टिन का स्ट्रक्चर, एक्टिन क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन का एक लंबा सा चेन है, और हर एक ग्लोबुलर प्रोटीन को हम जी एक्टिन बोलते हैं। ध्यान रखना, जी एक्टिन कहाँ पाया जाता है, जी एक्टिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ऐसा पूछते हैं कहीं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से। मायोसिन का अगर हम देखें तो एक टेल मिलेगा और एक हैवी हेड मिलेगा। टेल वैसे बहुत छोटा रहता है, ठीक है, अपन समझाने के लिए यहाँ पर अपन बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम बात करें कि ये जो टेल है ना, तो इसमें से लाइट प्रोटीन कौन है और हैवी प्रोटीन कौन होगा? लाइट। तो ये Tail. जो क्या बेटा? टेल। तो हेड जो रहता है, हेड जो रहता है ये किससे बनता है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन दिख रहा है आपको, गोल सा दिख रहा है, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका जो टेल होता है इसको बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है, और शॉर्ट में ध्यान रखेंगे
एम एम, ठीक है। और इसका जो हेड होता है, हेड को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं HMM, ठीक है। तो लाइट मीरोमायोसिन एंड हैवी मीरोमायोसिन। तो बेटा ये लाइट मीरोमायोसिन या हैवी मीरोमायोसिन जो रहता है, एक्चुअल में ये दोनों अलग अलग नहीं है। ये दोनों अलग अलग कब होंगे, जब हम इसको एंजाइम के द्वारा ब्रेक करेंगे। तो जनरली ध्यान रखना कि अगर मसल प्रोटीन को ब्रेक करना है तो जनरली हम ट्रिप्सिन एंजाइम को यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम के द्वारा ब्रेक करेंगे, तो ये पूरा का पूरा मायोसिन जो रहता है वो स्प्लिट होगा दो पार्ट में, लाइट मीरोमायोसिन एंड हैवी मीरोमायोसिन। तो लाइट मीरोमायोसिन वाला जो पार्ट है दैट इज टेल, और हैवी मीरोमायोसिन वाला जो पार्ट होता है वो हेड वाला पार्ट को बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, HMM LMM ये आता है एग्जाम, ठीक है। क्लियर है इतना? चलो अब हम लोग एक चीज देखेंगे कि एक्टिन में कुछ स्पेसिफिक, कुछ स्पेशल साइट्स होते हैं, कुछ एक स्पेशल साइट्स होते हैं ऐसे। ये दिख रहा है आप लोगों को, मैंने यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन में एक साइट दिखाया है, ठीक है, एक साइट दिखाया है, खाली जगह ऐसा। तो ये जो स्पेशल साइट्स होते हैं इसको बोलते हैं एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन में अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो इस एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन में क्या अटैच रहेगा, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन अटैच्ड ऑन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन ड्यूरिंग relaxation of muscle or when there is no muscle contraction। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को? ठीक है। अब ट्रोपोनिन क्या चीज है इसको हम सब मैं आगे बताऊंगा। मैं अभी ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन जो रहता है ये भी एक रेगुलेटिंग प्रोटीन है। तो इसका 3 साइट होता है, ऐसा 3 साइट होता है। एक जो रहता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट होता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ये सब स्ट्रक्चर अभी आने वाला है ना, ध्यान से देख। दूसरा जो रहता है ट्रोपोनिन, सॉरी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट होता है। तीसरा जो रहता है इनहिबिटरी साइट होता है। क्लियर हो गया क्या क्या बताया मैंने? इस सबको अच्छे से देख लो, समझ लो, क्योंकि आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में यही सारी चीजें आने वाली है। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन में एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो रहता है चैन ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, दैट इज जी एक्टिन प्रोटीन से बनता है, जिसमें हर एक जी एक्टिन प्रोटीन में आपको क्या मिलेगा, एक एक्टिव साइट मिलेगा, जैसे खाली जगह है ना, एक्टिव साइट। देन मायोसिन में अगर हम देखें तो एक डबल हेलिकल टेल होता है, डबल हेड होता है, ठीक है। हेड जो रहता है वो हैवी ग्लोबुलर प्रोटीन है, टेल जो रहता है लाइट प्रोटीन है, जिसको हम LMM और HMM बोलते हैं। देन जो हेड है, हेड में आपको 2 चीजें मिलेंगी, क्या, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है जो एक्टिन से इससे जुड़ेगा, आगे चल के हम देखेंगे, और दूसरा इसमें ATP बाइंडिंग साइट होता है जिसमें ATP आके अटैच होगा, है ना, जिसको हम आगे देखेंगे। रेगुलेटिंग प्रोटीन में क्या दिख रहा है, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में क्या है भैया, ट्रोपोनिन में क्या है,
इनिबिटरी साइट है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट है और ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है। समझ आ गया बात? देन ट्रोपोमायोसिन का क्या खासियत है? ट्रोपोमायोसिन का क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रोपोमायोसिन जो रहता है वो किससे अटैच रहेगा जनरली? एट द टाइम देयर इज नो मसल कॉन्ट्रैक्शन। बोलो। Active site of actin. एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, तो उसी के कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट होता है। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिबिट रहता है। चलो, देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या है? दैट इज जेड लाइन को बोलते हैं, जिसके कारण सार्कोमेर बनता है। तो इतना मैं हटा रहा हूं। हटा दूं? Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सबका? किसी का नहीं हुआ तो हाथ उठा सकते हो। सर ट्रोपोमाइसिन में क्या लिखा है, एक बार और दोबारा बोल दीजिए। ट्रोपोमायोसिन जो रहता है बेटा किससे अटैच रहता है? ये जो एक्टिव साइट दिख रहा है इसको अपने हिसाब से लिख लो आप लोग हिंदी में। ये जो एक्टिव साइट है ना बेटा, जैसे मान के चलो ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन जो रहता है जब मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है ना, तो ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट के साथ ऐसे अटैच रहता है। जैसे ये एक्टिव साइट है, ये एक्टिव साइट है ना, एक्टिन का, ये एक्टिन का एक्टिव साइट है, ये ट्रोपोमायोसिन है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो ये ट्रोपोमायोसिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से जुड़ा हुआ रहता है। अभी आगे फिर देखेंगे इसको पूरा अच्छे से। ठीक है, अपने हिसाब से लिख लो। एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन में ट्रोपोमायोसिन अटैच रहता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तब। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे बेटा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नीट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, काफी ज्यादा आते हैं। मैं बोलूं आते नहीं, काफी ज्यादा आते हैं इस टॉपिक में। अगर मसल से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पर आता है, और ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है इसके बेसिस पर आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर अभी जो बताया है। चलिए, तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या चीज का थ्योरी है? मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। हटा दें? सब हो गया? समझ आया बेटा? चलो, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कोई भी मसल कब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, बताइए। तो अभी आफिया, सर जब कोई मूवमेंट होगा तब। तो बेटा मूवमेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या होगा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जब सिग्नल मसल मिलेगा। सिग्नल मिलेगा उसको। मूवमेंट तो बेटा आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो भाई हमारे ब्रेन से सिग्नल मिलेगा हाथ को, जैसे मान के चलो ब्रेन से सिग्नल जा रहा है हाथ को, तो ही वो ऐसा इसमें मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी हम हाथ को उठा पा रहे हैं। मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो हाथ को हम नहीं उठा पाएंगे, मतलब कोई मूवमेंट, कोई लोकोमोशन नहीं होने वाला हमारी बॉडी। ठीक है, हम कोशिश करेंगे लेकिन कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो कैसे भाई मिथिलेश अभी आ रहे हो? सारा इंपॉर्टेंट चीज चला गया। इंटरेस्ट दिखाओ बेटा, है ना। वैसे भी एक आध डेढ़ हफ्ते में, 8-10 दिन में मेरे ख्याल से सारा चीज चालू हो जाएगा, है ना। फरवरी स्टार्टिंग से मेरे ख्याल से स्कूल वगैरह सब चालू हो जाएगा। तब तक इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई लिखाई सब बंद करके बैठेंगे, तो है ना। जीवन कभी रुकता नहीं है, याद रखिएगा। चलो, तो
अब मसल कॉन्ट्रैक्शन हमको देखना है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है दैट इज सिग्नल, है ना। तो सिग्नल जो है मसल को कौन देगा? तो अगर हम बात करें कि एक मसल है, ठीक है बेटा, ये एक मसल है, ये एक मसल है ना, ये एक मसल है। तो इस मसल को सिग्नल कौन देगा? बोलो, कौन देगा मसल को सिग्नल? CNS. हाँ भाई, नर्व्स न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जाएगा। बोलो, क्लियर हो Yes, रहा है? sir. नर्व्स न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल जाएगा। ये एक मसल है ना, ये क्या है भैया? एक न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन एंड मसल के बीच में जो जंक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन एंड मसल के बीच का जंक्शन। तो जो भी केमिकल रिलीज होगा लाइक एसीएच रिलीज होगा, वो एसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होगा। और इस एसीएच क्या है बेटे? एसीएच क्या है? एक न्यूरो ट्रांसमीटर। एसीएच क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब कोई सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक से दूसरे सेल में। तो न्यूरॉन भी वैसी एक सेल है। तो न्यूरॉन से एक मसल के सेल में कैसे इम्पल्स जाएगा और मसल उसको कैसे रिसीव करेगा और मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, यही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल, एंड कैसे मसल में इम्पल्स जनरेट होगा, कैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये सिग्नल रिसीव करने के लिए मसल्स में क्या होते हैं भैया? बहुत सारे रिसेप्टार्स होते हैं। ये रिसेप्टार्स हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे ये जो रिसेप्टार है ये कहाँ होते हैं और सेल में कैसे। तो इमेजिन करते हैं हम, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, पैरामीशियम टाइप का दिख रहा है। तो बेटर है हम इसको ऐसे स्क्वायर शेप में बना लें। ये एक क्या है भैया? मसल का सेल है, ये एक मसल सेल है। तो ये रिसेप्टार कहाँ होंगे? ऐसे इसके सेल मेम्ब्रेन पर होंगे, ठीक है। ये रिसेप्टार कहाँ होंगे? इसके सेल मेम्ब्रेन पर होंगे। तो अब जो एसीएच है, एसीएच है यहाँ पर, ऐसा ये वाला हिस्से को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एसीएच है, ये सिग्नल देगा और रिसेप्टार जो रहता है सिग्नल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या होता है सेल? चलो बताओ। तो बेटा ये तो एक केमिकल है, एसीएच इज अ केमिकल। तो केमिकल सिग्नल को मसल रिसीव करेगा, मसल का सेल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें क्या प्रेजेंट है? बोलो भाई, सेल मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? रिसेप्टार्स। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. ये रिसेप्टार्स है ना, ये रिसेप्टार्स है, ये रिसेप्टार्स है, ये रिसेप्टार है। तो ऐसा रिसेप्टार हर जगह होगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है, हर एक जगह होगा। तो ये जो रिसेप्टार है जैसे ही सिग्नल को रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल, क्या होगा बेटा? ये केमिकल सिग्नल क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन का वही सोडियम चैनल्स को ओपन कर देगा। सेल मेम्ब्रेन का सोडियम चैनल्स को ओपन कर देगा। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है क्या कहीं? सोडियम चैनल, Yes, पोटेशियम sir. चैनल ओपन हो जाता है, याद आ रहा है क्या कुछ आप लोगों को? Yes, yes. है? Yes, Yes, sir. sir. चलो चलो, अब ये जो मसल सेल है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? बोलो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बहुत सारे हम लोगों ने देखा है, ऐसा याद है आप लोगों को? अभी थोड़ी देर पहले देखा है ऐसा।
ये क्या है भैया? सार्कोमियर है ना, बहुत सारे सार्कोमियर है, मायोसिन है, ये एक्टिन है, याद आ रहा है? छोटे पहले पढ़े थे, ऐसे ही मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है ना? तो ये क्या है, बहुत सारे एक्टिन और मायोसिन के कॉम्प्लेक्स हैं। अब देखो बेटा, जैसे ही यहाँ पर ACH ये रिसेप्टर होता है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन सेल मेम्ब्रेन। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्यों होगा भाई? सीधी सी बात है, सोडियम पोटेशियम गेट खुलेगा, सोडियम गेट खुलेगा, फिर क्या होगा, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा। याद है हम लोगों ने न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया था, सोडियम अंदर जाएगा तो करंट आगे बढ़ेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पर करंट डेवलप होता है, क्योंकि ये जो सिग्नल भेज रहा है अल्टीमेटली ये एक इम्पल्स है। इम्पल्स क्या होता है? करंट होता है। तो यहाँ तक वो करंट आया और वो करंट जो रहता है केमिकल के फॉर्म में आगे बढ़ा, और फिर ये केमिकल फिर से एक करंट जनरेट करेगा, और करंट में जब फ्लक्चुएशन आएगा तो पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो उस पोटेंशियल जो भी डेवलप होता है जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस पोटेंशियल को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। मतलब करंट का फ्लो होगा इस मेम्ब्रेन में। ये जो करंट का फ्लो होता है, इससे एक फायदा ये होता है कि कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है बेटा? कैल्शियम चैनल। ठीक है, कैल्शियम चैनल। अभी मैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में नहीं आया हूं, मैं उससे पहले के स्टेज में हूँ। तो कैल्शियम चैनल जो होता है वो ओपन होगा, किसके कारण? एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा और कैल्शियम चैनल ओपन होगा, और फिर क्या होगा बेटा? कैल्शियम जो रहता है वो सब अंदर जाएगा, सब अंदर जाएगा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है इतना? सर एक बार फिर से बताइए ना। देखो बेटा, न्यूरॉन से सिग्नल आया ACH के थ्रू, वो कहाँ चला गया? सेल में। ठीक है, ACH जो रहता है वो रिसेप्टर से जुड़ेगा। कहाँ पर रिसेप्टर? सेल के मेम्ब्रेन में रिसेप्टर है। रिसेप्टर जो है ये न्यूरॉन के सिग्नल को एज अ केमिकल फॉर्म में रिसीव करेगा, जैसे कि हर एक न्यूरॉन रिसीव करता है, दूसरा न्यूरॉन भी तो ऐसे रिसीव करता है। तो ये ACH जो रहता है सिग्नल देगा सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर में। रिसेप्टर से क्या होगा बेटा? फिर एक करंट डेवलप होगा, वही सोडियम पोटेशियम चैनल वगैरह हम लोग जो पढ़े थे। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है, करंट डेवलप होगा। तो ये करंट डेवलप होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम चैनल्स होते हैं, करंट डेवलप होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज होने के कारण मसल सेल के मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ये ओपन होगा, और मसल के आसपास में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो कैल्शियम अवेलेबल था वो कैल्शियम अब अंदर जाएगा। तो ये कैल्शियम चैनल ओपन होगी। तो अब यहाँ पर जो कैल्शियम है वो अंदर जाएगा, यहाँ पर जो कैल्शियम है वो अंदर जाएगा। समझ आया यहाँ तक के बात आप लोगों को कि कैल्शियम यस सर। अंदर कब जाएगा? जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा। मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कब चेंज होगा? जब करंट का फ्लो होगा। करंट फ्लो कैसे होगा? ये ACH आएगा, ये रिसेप्टर रिसीव करेगा उस सिग्नल को, उस सिग्नल को रिसीव करने का सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होगा, सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा, जिसके कारण क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चेंज होगा। जैसे हम लोगों ने न्यूरॉन में देखा था, तो यहाँ पर मैं वो सारी चीजें डिस्कस नहीं करूँ। तो जैसे न्यूरॉन में सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, जिसके कारण क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, पोटेंशियल चेंज होगा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर भी मेम्ब्रेन में पोटेंशियल चेंज होगा, जिसके कारण पोटेंशियल चेंज होने के कारण कैल्शियम चैनल ओपन हो जाता है और बाहर से कैल्शियम अंदर आना चालू हो जाता है। अब एक बार यहाँ पर कैल्शियम की अवेलेबिलिटी हुई, देन उसके बाद क्या होगा? मसल कॉन्ट्रेक्शन चालू होगा। तो मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कैल्शियम की अवेलेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि भैया कैल्शियम अंदर घुस चुका है, कैल्शियम के अंदर आने से ही मसल कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होने वाला। क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
चलो हटा दो इसको। ठीक है, इसके नीचे ही लिख लेते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, जगह कम पड़ेगा मेरे को। चलिए, तो अब मैं यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, एक सार्कोमियर को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक सार्कोमियर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्या था भैया? सार्कोमियर था, याद आ रहा है आप लोगों को? याद आ रहा है ना? मायोसिन और एक्टिन, ऐसा एक्टिन बना दो, एलो एक्टिन बना दो, है बीच बीच में लाइट बैंड। चलो, सार्कोमियर। तो एक सार्कोमियर का हम यहाँ डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कैसे। This myosin मायोसिन में अगर हम देखें बेटा, बहुत सारे क्रॉस ब्रिज होते हैं ऐसे क्रॉस। ये क्या चीज है बताओ, कौन बताएगा? ये क्या चीज है ऐसा जो मैं बना रहा हूँ? ये क्या चीज है? ये मायोसिन हेड। याद है आप लोगों को? मैंने ऐसा बनाया था, ऐसा डायग्राम, ऐसा याद आ रहा है? Yes, ठीक sir. है, याद आ रहा है ना? ये क्या है यहाँ पर? एक्टिन बाइंडिंग साइट है, याद आ रहा है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो हिस्सा होता है, ये आपका हेड ऑफ मायोसिन एंड ये वाला हिस्सा है ना, शॉर्ट टेल। तो इनको मिला करके बोलते हैं बेटा क्रॉस ब्रिज या क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, है ना। और क्रॉस आर्म इसके साथ जुड़ता है और क्रॉस ब्रिज बनाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। चलो, तो यहाँ पर अब एक और चीज मुझे बताना है आपको कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर दिखाऊं, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके अगर दिखाएं, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये क्या चीज है? एक्टिन। एक्टिन है, लेकिन एक्टिन जो रहता है उसमें मैंने एक स्पेस बताया है, तो वो स्पेस क्या होगा? एक्टिव साइट। है एक्टिव एक साइट। स्पेस, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, याद आ रहा है? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, याद आ रहा है सबको? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो ये क्या है? इट इज एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है उस समय एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन किससे कवर्ड रहता है? तो भाई हनी, ट्रोपोमायोसिन। तो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन जो रहता है वो किससे कवर्ड रहता है? ट्रोपोमायोसिन। तो ये क्या चीज है भैया? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन खुद किससे अटैच रहता है? ट्रोपोनिन। याद है मैंने आप लोगों को ट्रोपोनिन में 3 साइट बताए थे, ट्रोपोनिन में 3 साइट बताए थे, क्या क्या? ट्रोपोमायोसिन साइट, दैट इज टी साइट, टी ट्रोपोनिन, ठीक है। और एक होता है क्या? कैल्शियम बाइंडिंग साइट, उसको हम लोग सी ट्रोपोनिन बोलते हैं।
सी ट्रोपोनिन क्या होगा? कैल्शियम बाइंडिंग साइट। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझ लो, ठीक है। एंड ये क्या है बेटा? आई ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन आई, ये क्या होता है? इनहिबिटरी साइट, इनहिबिटरी साइट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, ठीक है। तो ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई इनहिबिटरी साइट है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट है, ये देखो आप लोग, ठीक है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खुद क्या है? ट्रोपोनिन है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ट्रोपोनिन है। ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ट्रोपोनिन है ना। चलिए, तो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज कवर्ड विथ ट्रोपोमायोसिन, है ना। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन जब नहीं होता है तब की बात है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तब क्या होने वाला है, यही हमको डिस्कस करना है। तो बेटा अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही कैल्शियम अंदर घुसता है, मसल सेल के अंदर घुसता है ना, कैल्शियम की अवेलेबिलिटी मसल सेल में बढ़ जाती है। और कैल्शियम जो रहता है उसके लिए बाइंडिंग साइट अवेलेबल है, यहाँ पर बाइंडिंग साइट अवेलेबल है। तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ। व्हेन कैल्शियम इज अनअवेलेबल, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा? ये कौन सा बोल सकते हैं डायग्राम है, किसका डायग्राम? व्हेन कैल्शियम अनअवेलेबल, ठीक है। जब कैल्शियम अवेलेबल नहीं है तब की बात है। लेकिन जब कैल्शियम अवेलेबल होगा तब क्या होगा? व्हेन कैल्शियम अवेलेबल इन सेल, इन मसल सेल, तब क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, जब कैल्शियम अवेलेबल होगा तब क्या होगा। जैसे ही कैल्शियम अवेलेबल होगा, ये ट्रोपोनिन सी के साथ में अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये क्या बना रहा हूं मैं? एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, ठीक है, ये एक्टिव साइट है। जैसे ही कैल्शियम अवेलेबल होता है, ये ट्रोपोनिन सी के साथ बाइंड हो जाता है। तो ट्रोपोनिन सी के साथ में जब भी, ट्रोपोनिन सी के साथ में जैसे ही ट्रोपोनिन सी के साथ में जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है, जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है, कैल्शियम बाइंड होता है, इसके साथ में कैल्शियम बाइंड होता है, तो ट्रोपोनिन सी में एक रोटेशन बनता है, एक रोटेशन डेवलप होता है। ये क्या होता है बेटा? जैसे ही कैल्शियम यहाँ बाइंड होगा, इनहिबिटरी साइट जो होता है ये डीएक्टिवेट हो जाता है, और ये कैल्शियम के कारण ट्रोपोनिन, जो पूरा का पूरा ट्रोपोनिन है, इसमें स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। ये पूरा ऐसा रोटेट हो जाता है। तो रोटेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रोटेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ट्रोपोनिन टी था, जिसमें क्या अटैच था? क्या अटैच था? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन अलग हो जाता है और ये इनहिबिटरी साइट है, ये इधर आ गया। तो क्या ओपन हो जाएगा? ये यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। समझ आया बात इतना कि नहीं समझ आ रहा है? ठीक है। तो when calcium available in muscle cell, there is a shifting of tropomyosin from active site of actin. क्लियर हुआ? कैल्शियम के कारण क्या होगा? ट्रोपोनिन में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा बेटा? ये ट्रोपोमायोसिन यहां से शिफ्ट हो जाएगा। कैसे? मान के चलो बेटा, ये तीन साइट है ना। ये इनहिबिटरी साइट है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है, ये ट्रोपोमायोसिन साइट है। तो ट्रोपोमायोसिन पहले यहाँ पर ऐसा अटैच था, ट्रोपोमायोसिन पहले यहाँ पर ऐसा अटैच था, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम बाइंड हुआ, देखो यहाँ पर जैसे ये
आपका ये ट्रोपोनिन सी हो गया, ये आपका ट्रोपोनिन टी हो गया, है ना, जो ये ट्रोपोमायोसिन है, ये इनहिबिटरी साइट है, ये कैल्शियम बाइंडिंग साइट है। तो जब कैल्शियम नहीं होता है तो ये ऐसा पड़ा रहता है, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हो जाता है। जैसे ये स्ट्रक्चर चेंज होगा, ये ऐसा बन गया। इससे क्या होगा कि ये खाली जगह, जो खाली जगह था वो अवेलेबल है अब मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ट्रोपोमायोसिन यहाँ से हट जाता है कैल्शियम के कारण। फिर एक सवाल आता है कि ट्रोपोमायोसिन हटने से मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ क्रॉस ब्रिज बना के रखे हैं। तो बेटा ये जो मायोसिन का हेड होता है ना, आर्म होता है, जो हम लोगों ने देखा है हेड ऑफ द मायोसिन, ये क्या है, हेड ऑफ द मायोसिन। ये मायोसिन का हेड यहाँ जाके ऐसे अटैच हो जाता है, ये जाके ऐसा अटैच हो जाता है, ऐसा, ये जाके ऐसा अटैच हो जाएगा, ऐसा अटैच हो जाएगा, अटैच होगा, जाके ऐसा अटैच हो जाता है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं, आफ्टर अटैचमेंट ऑफ मायोसिन हेड ड्यू टू अवेलेबिलिटी of free active site in the actin। अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज बता रहा हूं मैं, नेक्स्ट फेज, इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद क्या होगा आप ध्यान से देखेंगे बेटा। ध्यान से देखना है डायग्राम को, एनसीईआरटी में थोड़ा अलग टाइप का दिया है ना, मैं अलग बना। तो ये एक एक्टिन का हो गया, यहां तक ये दूसरा एक्टिन का हो गया, ठीक है। तो समझ आया क्या हो रहा है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ध्यान से Yes, देखना sir. अभी आप लोग, अभी ध्यान से देखना ना। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है, अब यहाँ पर क्या था बताओ जरा, ये वाला एरिया क्या था जी, ये वाला एरिया क्या था, H zone. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच H जोन, zone. याद आ रहा है, एच जोन है ना, एच जोन यहाँ है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ था, है ना अभी, Yes, sir. आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन एच जोन कहाँ है, आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन एच जोन कहाँ है, ये सब इधर खिंचा गया बेटा, एक्टिन इधर मूव हो गया, एक्टिन इधर की तरफ मूव हो गया, पहले यहाँ था एक्टिन यहाँ तक, ठीक है, अब एक्टिन इधर की तरफ सेंटर की तरफ मूव हो गया, एच जोन कहाँ गया, दिख रहा है क्या एच जोन, एच जोन दिख रहा है, दिख रहा है एच जोन, बताओ, बोलो भाई पायल, एच जोन दिख रहा है क्या बेटा, जो समझ आ रहा है बोलो, रीना, सर नहीं दिख रहा। और क्या चेंजेस आया है, एच जोन गायब हो गया, और क्या आपको दिख रहा है इसमें कुछ अलग, ऊपर डायग्राम और नीचे के डायग्राम को ध्यान से देखो, ए किंजल, बैंड की लेंथ इंक्रीज हुई, ए बैंड की लेंथ इंक्रीज हो गई, Sir, बताओ भाई actin pass किंजल, कर रहे हैं.
एक्टिन पास पास आ गया है। और बताओ सब लोग अपना अपना आंसर दो। वो पूरी यूनिट की लेंथ कम हो गई, कौन सी सार्कोमियर की यूनिट, लेंथ क्या कम बोल, हो गई। सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई है। सार्कोमियर। दिख रहा है सभी को कि नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है सार्कोमियर की लेंथ कम हो गई है। यस सर। देखो सार्कोमियर की लेंथ पहले ऐसे थी, सार्कोमियर की लेंथ ऐसे थी, अब सार्कोमियर भी छोटा हो गया है। ये सार्कोमियर है अब, ये सार्कोमियर है अब। समझ आ रहा है? पहले सार्कोमियर यहाँ से यहाँ तक था, देखो ध्यान से, इसलिए मैं पहले यहाँ बनाया हूँ सार्कोमियर। अब आप देखो ये सार्कोमियर की लेंथ है, लेकिन सार्कोमियर की लेंथ अब ये हो गई है। क्यों? क्योंकि मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो इमेजिन करो कि मैं मायोसिन हूँ, मैं मायोसिन हूँ, ठीक है। ये मेरा क्रॉस ब्रिज है, हेड ऑफ द, क्या, हेड एंड आर्म ऑफ मायोसिन, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कहीं क्या है बेटा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है। तो अब ऐसा जब मैं करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन करना होगा, मेरा जो हेड ऑफ द मायोसिन, वो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन से अटैच होगा और फिर उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा, ऐसा सेंटर की तरफ खींचेगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो कैसा? तो ये यस सर। मायोसिन है, ये बहुत सारे हेड है ना, ये एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर कि क्या हो रहा है, ये ऐसा अटैच हो रहा है और सेंटर की तरफ खींच रहा है। तो जब इसको ये सेंटर की तरफ इसको खींचेगा तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले सेंटर का जो विड्थ है वो कम हो जाएगा। और भाई इसको जब खींचेगा तो ये जो एक्टिन है जेड लाइन से जुड़ा हुआ है, तो जेड लाइन भी अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा। तो जेड लाइन जब अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा, देखो जेड लाइन जब अंदर की तरफ ऐसा स्ट्रेच होगा, तो लेंथ ऑफ द सार्कोमियर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है, सार्कोमियर का जो लेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है, एच जोन गायब ही हो जाता है, एच जोन रिड्यूस हो जाता है। साइज ऑफ ए बैंड क्या होगा, ए बैंड का साइज क्या होगा? चलो इसको मैं हटा रहा हूं, या फिर यहाँ पर एक छोटा सा और डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ, एकदम छोटा सा, आप लोगों को दिख सके ऐसा। ठीक, तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेगा, इसको ऐसा खींचेगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा बेटा, ये पूरा का पूरा ऐसा पास पास आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा पास पास आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा पास पास आ जाता है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, ये हमारा सार्कोमियर हो गया। अब यहाँ पर हमारा सार्कोमियर यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर, तो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज एच जोन, ठीक है। आई बैंड का क्या होगा, आई बैंड का क्या होगा यहाँ पर, आई बैंड का क्या होगा, साइज कम होगा, ज्यादा होगा कि एक जैसा होगा? यहाँ से यहाँ आई बैंड है, ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ आई बैंड है, ठीक है। तो ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, तो ये आई बैंड है। और यहाँ पर क्या है भैया, ये आई बैंड। तो देख सकते हो आप लोग आई बैंड का साइज क्या हुआ, दिख रहा है ना आप लोगों को? ये साइज बड़ा है, साइज छोटा है, डिक्रीज हो गया ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एच जोन क्या हो गया, एच जोन, यहाँ पर एच जोन था, यहाँ पर एच जोन नहीं, रिड्यूस हो गया, है ना, यहाँ गायब ही हो जाता है। ए बैंड का क्या होगा, अभी ए बैंड में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये ए बैंड है, ये ए बैंड है। ए बैंड का साइज कम होगा, ज्यादा होगा, क्या होगा, ये ए बैंड है,
ठीक है, ये ए बैंड है। ए बैंड का साइज क्या होगा, इसमें देखो, इसमें वैसे ही देखो, सेम रहेगा। ठीक है, तो आई बैंड रिड्यूस हो गया, ए बैंड अभी भी सेम ही है, यहाँ भी ए बैंड जितना है उतना ही लेंथ यहाँ पर भी ए बैंड का है। एच जोन गायब हो जाता है, आई बैंड कम हो जाता है, सार्कोमियर का साइज रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस हो जाता है। तो समझ आ रहा है? तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन किसमें चेंजेस नहीं होता है? ए बैंड। ए बैंड में चेंजेस नहीं होता है, ठीक है ना। दो जेड लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है उसमें चेंजेस होता है कि नहीं? ये सब होता है। होता है। डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एम लाइन में कोई चेंजेस होता है क्या? नहीं। एम लाइन क्या है भैया? मायोसिन के बीच में जो लाइन होती है उसको एम लाइन बोलते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। एम लाइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। दो जेड लाइन के बीच में डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है, सार्कोमियर का जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है। ए बैंड रिड्यूस हो जाता है, सॉरी, ए बैंड सेम रहेगा, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। ए बैंड सेम रहेगा, आई बैंड छोटा हो जाता है, ठीक है, सार्कोमियर छोटा हो जाता है, एच जोन लगभग डिसअपियर हो जाता है या उसका भी साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि ये पास जाएगा। ये एक्टिन जो है ऐसा, ये एक्टिन है बेटा, ये ऐसा पास जाएगा। एक्टिन जो है वो ऐसा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जाएगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्स हो जाएगा। तो ये रिलैक्स कब होगा और कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, तो ध्यान से समझना। तो जैसे ही सिग्नल न्यूरॉन का मसल में जाएगा, एसीएच जो रहता है रिसेप्टर में बाइंड होगा। ये रिसेप्टर में जैसे ही बाइंड होगा, क्या होगा, सोडियम पोटेशियम चैनल वगैरह ओपन होगा, वही करंट का फ्लो होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। पोटेंशियल चेंज होने से क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज होने से कैल्शियम के चैनल ओपन होंगे। कैल्शियम चैनल ओपन होने से धड़ाधड़ कैल्शियम अंदर घुसेगा। कैल्शियम अंदर जाने से क्या फायदा होगा कि ये जो ट्रोपोनिन में कैल्शियम बाइंड होने की जगह है वहां पर कैल्शियम बाइंड होगा, जिससे कि ट्रोपोनिन में स्ट्रक्चरल चेंज होगा, जिससे कि ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन में अटैच था वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही ये शिफ्ट करेगा यहाँ से, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन इज अवेलेबल, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फ्री हो जाएगा, किसके साथ जुड़ने के लिए, हेड ऑफ द मायोसिन के साथ। तो फिर ये मायोसिन का हेड ऐसा जाके सीधा घुस जाएगा, लेकिन सिर्फ घुसने से फायदा नहीं होगा, इसको ताकत भी चाहिए। ताकत चाहिए तो हेड ऑफ द मायोसिन में क्या है, दो चीजें हैं, एक्टिव बाइंडिंग साइट जो एक्टिन के एक्टिव के साथ बाइंड हो सके, है ना। दूसरा क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो भैया एटीपी तो अवेलेबल है इस सेल में, ये सब चारा चीज कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। तो साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है, वो एक्टिव एटीपी बना रहा है, वो एटीपी इस हेड के साथ बाइंड होगा, उस एटीपी को तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद जो एनर्जी मिलेगी हेड ऑफ द मायोसिन को, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ये इस पूरे एक्टिन को अपने तरफ ऐसे खींचेगा ऐसा। फिर अब एटीपी को तोड़ा, एटीपी को तोड़ा, एनर्जी मिला, खींचा, अब एटीपी का एनर्जी तो खत्म हो गया ना, फिर छोड़ देगा, फिर तोड़ा, फिर छोड़ देगा, ठीक है। तो भैया अब रिलैक्सेशन कब होगा, जब आप सिग्नल नहीं भेजोगे। आप सिग्नल नहीं भेजोगे तो कैल्शियम अंदर नहीं घुसेगा, तो मसल रिलैक्स हो जाएगा। अब हमको बार बार कॉन्ट्रैक्शन करना है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो क्या होगा, बार बार सिग्नल जाएगा, बार बार कैल्शियम अंदर घुसेगा। कैल्शियम जितना अवेलेबल होगा मसल सेल के अंदर, उतना ही एक्टिव साइट को वो फ्री कर देगा। जैसे ही कैल्शियम अवेलेबल होगा, एक्टिव साइट को फ्री कर देगा। और एक्टिव साइट अगर फ्री है तो मसल के अंदर तो ढेर सारे एटीपी बना पड़ा है, तो एटीपी अटैच रहेगा, टूटेगा, कॉन्ट्रैक्शन, फिर टूटेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर एटीपी टूटेगा, कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा ऐसा होता रहता है। समझ आ रहा है? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन करना ना आप लोगों को। तो ये कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन तभी हो रहा है जब मैंने सिग्नल भेजा, कैल्शियम अंदर गया, कैल्शियम ने ट्रोपो एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन को फ्री कर दिया, जिससे कि क्या होगा भैया, ये जो मायोसिन का हेड है बार बार अटैच होगा, इसको खींचेगा खींचेगा खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, फिर एनर्जी खत्म, रिलैक्सेशन, फिर एटीपी टूटेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, तो ऐसा ये फास्ट चलते रहता है। समझ आ रहा बात आप लोगों को? इसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसीलिए बोलते हैं कि इमेजिन करो कि जैसे आप लोग कभी कभी अपने घर का दरवाजे को या खिड़की रहता है ना, स्लाइड करने वाला रहता है ना, स्लाइड जो विंडो रहता है ना हमारे घरों में, एल्यूमिनियम का कई रहता है ना, तो उसको हम ऐसा स्लाइड करते हैं, ऐसा पास पास ऐसा लाते हैं,
तो ये क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। तो मायोसिन के ऊपर एक्टिन ऐसा स्लाइड होते रहता है, इसीलिए इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोलते हैं। समझ आया बात इतना? क्लियर हो रहा यस है? सर, यस सर। अल्टीमेटली इसमें क्या पूछते हैं कि ए बैंड का क्या होगा, आई बैंड का क्या होगा, एच जोन का क्या होगा, सार्कोमियर का क्या होगा, लिख लेना है। ठीक है, कौन सा अनचेंज रहेगा, ए बैंड देख रहे हो यहाँ पर अनचेंज है। कौन सा रेड्यूस होगा ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन या आफ्टर मसल कॉन्ट्रेक्शन, आई बैंड रेड्यूस हो गया। ये आई बैंड का ये साइज है। अब इसको ऐसे खींच दिया, ये खींच दिया तो ये पास पास आ गया, तो आई बैंड ऐसा था इधर सरक जाएगा, तो आई बैंड छोटा हो गया, तो आई बैंड छोटा हो गया। सार्कोमियर का लेंथ ये था, अब सार्कोमियर का लेंथ ये हो, यहाँ से यहाँ सार्कोमियर हो गया, ये सार्कोमियर था पहले, ये सार्कोमियर हो गया, तो सार्कोमियर का साइज छोटा। तो साइज ऑफ द सार्कोमियर रेड्यूस, size of the I band reduce, H zone reduce or disappear, and there is no change in A band. Clear है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जो मैं समझा रहा हूँ। बोर्ड को स्क्रीनशॉट लेके अपने हिसाब से आप लोग बना लेना। कौन अटैच रहता है एक्टिव साइट में वो भी ध्यान रखिएगा। चलो, हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ डाउट है तो पूछो मेरे से अभी। सर एम लाइन भी चेंज नहीं होता ना? एम लाइन तो बेटा वो सिर्फ मायोसिन के बीच में एक मेम्ब्रेन है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। Yes, sir. हो गया? Yes, sir. चलो, अब देखो यहाँ पर अब बार बार हम कैल्शियम को तो बेटा ऐसा बार बार अंदर नहीं ला सकते, है ना। तो क्या होता है कि कैल्शियम अगर हमको जनरली जो ऐसे मसल जो स्लो होते हैं, ऐसे मसल जो स्लो होते हैं लाइक इनवॉलेंट्री मसल, नॉट कार्डियक, जो इनवॉलेंट्री मसल, तो वो स्लो इसलिए भी होते हैं क्योंकि कैल्शियम बाहर से आता है। लेकिन अगर हमको फास्ट करना है, सिग्नल फास्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ कैल्शियम को अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्या होता है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा कुछ सिस्टरने बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे वेसिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्मिक सिस्टरने बोलते हैं। तो ये कैल्शियम जो रहता है, ये हम अगर हमको फास्ट कॉन्ट्रेक्शन करना है लाइक वॉलेंट्री मसल, तो वॉलेंट्री मसल के सेल में फिर हम क्या करते हैं, कैल्शियम को हम क्या करते हैं बेटा, स्टोर करके रखते हैं इन सिस्टर, स्टोर इन सिस्टरने, स्टोर इन सिस्टरने। तो ये कैल्शियम स्टोर होगा सिस्टरने में, ठीक है। फिर
जब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा तो कैल्शियम अंदर जाने के साथ साथ में ये सिस्टरने में क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिकल चेंजेस होने के कारण ये सिस्टरने बर्स्ट होगा, जैसे कि हम लोगों ने न्यूरॉन में देखा था। तो न्यूरॉन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो वेसिकल्स होते हैं, एसीएच वेसिकल्स होते हैं, वो पोटेंशियल चेंज होने के कारण कैल्शियम से बाइंड होता है और वो बर्स्ट होता है। वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल चेंज होने के कारण सिस्टरने में इलेक्ट्रिकल चेंजेस आएगा, जिसके कारण ये बर्स्ट होगा और जो रहता है कैल्शियम रिलीज करेगा। ठीक है, तो फास्ट कैल्शियम, जितनी जल्दी कैल्शियम अवेलेबल होगा मसल सेल में, उतना जल्दी जल्दी क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, है ना, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। जितना जल्दी शिफ्ट होगा उतना जल्दी इसको अवेलेबल होगा एक्टिव साइट, और उतना ही तेजी से ये कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री में प्रोसेस थोड़ा सा अलग अलग। चलो, अब इसके बाद हमारे पास क्या है बेटा, डिसऑर्डर्स, जो कि 3-4 लाइन का है, इसको लेके खत्म करते हैं ये टॉपिक हम लोग। हटा दूं ये सब? Yes, Yes, sir. sir. चलो, डिसऑर्डर्स में अगर, हाँ बेटा, यदि स्टोरॉक्सिस टर्नी ये सेक्रोमियर में प्रेजेंट है, सार्कोमियर। ये सब साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है कैल्शियम। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब इसमें हम लोग एक चीज देखेंगे डिसऑर्डर्स में, माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है बेटा, ये माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि मान के चलो आपके फोन का अगर मैं रिसीवर को निकाल दूं तो क्या होगा, इमेजिन करो मैं आपके फोन के रिसीवर को निकाल दिया, अब क्या होगा बोलो। अरे आपके फोन में जो रिसीवर है उसको मैंने, हाँ क्या होगा, आप कॉल कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, आप फोन रिसीव नहीं कर पाओगे, मैसेज, हाँ कोई सिग्नल रिसीव नहीं करोगे, कोई सिग्नल रिसीव नहीं करोगे। सिग्नल भेज सकते हो लेकिन सिग्नल रिसीव नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भैया क्या माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है, ध्यान रखेंगे, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब क्या है बेटा, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारा ही बैंड बजाता है ना, ये कुछ इस तरीके से। तो इसमें क्या होगा कि न्यूरॉन जो है वो सिग्नल भेज रहा है, न्यूरॉन जो है वो सिग्नल भेज रहा है किसके पास, मसल के पास। ये क्या है, मसल है। तो मसल जो रहता है सिग्नल को कैसे रिसीव करेगा, रिसेप्टर के थ्रू, रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, लेकिन हमारा एंटीबॉडी जा करके इस रिसेप्टर पे अटैक करेगा, अटैक ऑन रिसेप्टर ऑफ मसल। तो क्या होगा बोलो, सारे के सारे रिसेप्टर को ये खत्म कर दिया, ले लो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाएगा लेकिन रिसेप्टर तो खराब है ना। ब्रेन से सिग्नल जा रहा है मसल को, लेकिन मसल उस सिग्नल को रिसीव ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे ही एंटीबॉडी उस रिसेप्टर को खत्म कर दिया है ना, खराब कर दिया है। इससे क्या हो जाएगा, मसल सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएगा। और बाकी आपको मालूम है, मसल अगर सिग्नल को रिसीव नहीं करेगा तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, कैल्शियम आयन ओपन नहीं होगा। कैल्शियम अगर फ्री नहीं मिलेगा मसल को तो क्या होगा बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने वाला।
ठीक है, तो ये सब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें हमारा ही एंटीबॉडी या हमारा ही इम्यून सिस्टम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है ना। तो माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, ये क्या है बेटा, ये हिस्सा क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज डिस्ट्रॉय या अफेक्ट होगा, डिस्ट्रॉयड या अफेक्ट होगा। एक मिनट, ठीक है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिससे क्या होगा, मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, अगर किसी मसल में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। समझ आ रहा बात, पैरालिसिस, लकवा मारना बोलते हैं ना। तो ये मसल काम ही नहीं करेगा तो वो पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा बात। दूसरा आता है हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब देखो इसमें ना 2 ही 3 चीजें आता है जो मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जनरली जेनेटिक होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही पूछता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जनरली कौन सा टाइप के डिसीज में होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है मेनली। डिस्ट्रॉफी का मतलब होता है सिकुड़न, मसल्स सिकुड़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो मसल सिकुड़ेंगे, काम नहीं कर पाएंगे, तो भी एक प्रकार से क्या होगा बेटा, पैरालिसिस के जैसा ही हो। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में धीरे धीरे मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ते जाते हैं, काम नहीं करते हैं, है ना। डिस्ट्रॉफी मतलब क्या होता है, सिकुड़न, आप लोग लिख सकते हो सिकुड़न, सिकुड़ते जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। दैट इज डीजनरेशन ऑफ मसल्स, डीजनरेशन ऑफ skeletal muscle, degeneration of skeletal muscle। ठीक है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। टिटेनी तो मालूम है बेटा, टिटेनी किसके कारण होता है, एंडोक्राइन में पढ़े थे, हाँ, ड्यू टू लो कैल्शियम आयन। तो इसके कारण क्या होगा, रैपिड स्पाज्म और मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना। बस ये 2 वर्ड आता है, ध्यान रखना। टिटेनी ड्यू टू लो कैल्शियम, जिसके कारण क्या होता है, स्पाज्म। ठीक है, देन उसके बाद आर्थराइटिस। अब आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, आर्थ्रो का मतलब जॉइंट। ठीक है, आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। तो क्या हुआ भैया, इन्फ्लामेशन ऑफ joints. हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लियर है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होगा तो वही बेटा, चलने में, मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। ठीक है, देन उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस तो मालूम है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, कैल्शियम आयन कम हो जाता है बोन में। ठीक है, हाँ, ड्यू टू लो एस्ट्रोजन हार्मोन। ये बता चुका हूँ, एंडोक्राइन में एस्ट्रोजन हार्मोन मेनली कब कम होता है फीमेल में, आफ्टर मेनोपॉज। ठीक है, मेनोपॉज। तो उसके कारण क्या है, कैल्शियम डिपोजिशन थोड़ा कम हो जाता है, तो कैल्शियम में, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे कि बोन वीक हो जाता है, फ्रैक्चर होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो, देन उसके बाद देखेंगे गाउट। गाउट में क्या होता है बेटा, वही यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स deposited in joints।
ज्यादा कुछ नहीं आता है इसमें। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जो हैं वो जॉइंट्स के बीच में, अगर जैसे ये सैनोविल जॉइंट है फॉर एग्जांपल, वही मूवमेंट होता है, सैनोविल जॉइंट के बीच में अगर यूरिक एसिड होगा तो जब भी चलेंगे तो क्या होगा, सैनोविल मेम्ब्रेन पे काफी ज्यादा एक्सर्शन फील होगा, मतलब चुभन सा महसूस होगा, तो चलने से काफी पेन होता है, चुभन सा दर्द होता है, ठीक है, तो वो गाउट में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बढ़ जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद क्या चालू करेंगे हम लोग,